डियर एस्पिरेंट्स, लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है वो शुरू किया हुआ है और आज इस सिलसिले में हमारे लेक्चर का पार्ट 3 है और इस पार्ट के अंदर बेसिकली हम 3 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। अगर आप लोगों ने इससे पहले इस लेक्चर से रिलेटेड 2 पार्ट जो है वो नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है उन 2 पार्ट्स को यानी कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के पार्ट 1 और 2 को जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं SDO पीरा की, वहां पर जाकर पहले आप उन 2 को देखें, समझें, क्योंकि उन 2 चैप्टर्स के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर मैंने 10 चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट लेते हैं कि 11 चैप्टर जो है वो किससे मुतालिक है। 11 चैप्टर है बेटा अपील, रिव्यूज एंड रिवीजन से मुतालिक। अपील, रिव्यू एंड रिवीजन से मुतालिक, यानी ये जो तीनों तरीके हैं अपील, रिव्यू और रिवीजन, ये बेसिकली अफसरान के अख्तियारात पर एक चेक एंड बैलेंस है। इनका मकसद जो है ये है कि अगर किसी सतह पर गलती हो जाए तो ऊपर वाली अथॉरिटी जो है, हायर अथॉरिटी जो है, उसको क्या करे, उसको दुरुस्त कर दे। अगर किसी सतह पर गलती हो जाए तो हायर अथॉरिटी क्या कर दे, उसको दुरुस्त कर दे। उसके लिए अपील, रिव्यू और रिवीजन का तरीकाकार जो है वो एडॉप्ट किया गया। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं तो ये बाब इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें करेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके पार्ट 1 के अंदर अपीलें हैं, अपील से मुतालिक है। अपील कहते किसको है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपील से मुराद क्या है, तो अपील का मतलब ये होता है कि गोइंग टू हायर रेवेन्यू ऑफिसर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर। अपील का मतलब है कि किसी निचले दर्जे के रेवेन्यू अफसर के फैसले के खिलाफ ऊपर के अफसर के पास जो है वो जाना, इसको हम अपील कहते हैं। अब अगर मैं आपको अपील की हिरार्की के बारे में बताऊं, अपीलों का दर्जावार निजाम बताऊं, तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है, अपील गोज टू द कलेक्टर। तो इनकी अपील किसके पास जाएगी? इनकी अपील जो है वो कलेक्टर के पास जाएगी। इसी तरह ऑर्डर ऑफ कलेक्टर जो है, अपील गोज टू कमिश्नर। तो जो कलेक्टर के ऑर्डर्स हैं, इनकी अपील हम किसको कर सकते हैं? कमिश्नर को। और ऑर्डर ऑफ कमिश्नर के खिलाफ अपील जो है वो हम किसको कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। और अपील मस्ट बी विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, अपील के लिए एक खास वक्त दिया जाता है और अपील जो है उस पार्टिकुलर टाइम में करवाना जो है या करना जो है वो लाजिम है। यानी मैं यूं कह रहा हूं कि अपील के लिए बाकायदा एक हायरार्किकल सिस्टम है। और ये जो हायरार्किकल सिस्टम है ना, इसमें हम क्या देखते हैं, अगर फैसला असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार दे तो अपील हम किसके पास करेंगे? इसकी अपील हम कलेक्टर के पास जाकर करेंगे। और अगर कलेक्टर फैसला दे तो अपील के लिए हम किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास जाएंगे। अपील के लिए अपील किसके पास जाएगी? कमिश्नर के पास। अगर फैसला कमिश्नर दे तो अपील किसके पास जाएगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और याद रखिएगा, इस तरह से अपील के सिलसिले को कंटिन्यू किया जाता है। अपीलें हमेशा एक मुकर्ररा मुद्दत जो है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही क्या होती हैं? दायरे कार में लाना लाजिम है, वरना फैसला जो है वो हतमी तसव्वुर होगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। अगर तहसीलदार किसी जमीन की जो तकसीम है, पार्टीशन केस है, उसमें गलत फैसला दे तो जो मुतासरा फरीक है वो किसके पास अपील कर सकता है? तो वो मुतासरा जो अपना फरीक है वो कलेक्टर के पास जाकर अपील कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अपील जो है वो समझ आ गया। इसके बाद बेटा दूसरा है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है सेम ऑफिसर हु पास्ड द ऑर्डर री एग्जामिन इफ देयर इज एन एरर। यानी रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू का मतलब है कि वही अफसर जिसने फैसला दिया, अगर कोई गलती या एरर हो जाए तो वो अपने फैसले को दोबारा देखे और दुरुस्त करे। रिव्यू का मतलब क्या है?
कि अगर जो है जिस ऑफिसर ने फैसला दिया, अगर कोई गलती या एरर आ जाए उससे, तो वो अपने फैसले को क्या करे, दोबारा देखे। आमतौर पर रिव्यू इज अलाउ ओनली लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। रिव्यू सिर्फ चंद खास हालात में ही मुमकिन है। मिसाल के तौर पर डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, क्लियर मिस्टेक और एरर, एनी इनजस्टिस कास्ट। जब कोई नया एविडेंस या सबूत सामने आए तो तब भी रिव्यू किया जा सकता है। जब फैसले में कोई वाजे एरर या मिस्टेक हो, गलती हो, तब भी जो है रिव्यू किया जा सकता है। जब किसी फरीक के साथ इनजस्टिस, ना इंसाफी हो जाए, तो तब भी रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। और याद रखिएगा कि रिव्यू जो है इसमें बेसिकली फैसले के ऊपर नजरसानी है। जैसे अगर कलेक्टर जमीन के केस में जमाबंदी की एक अहम एंट्री को नजरअंदाज कर दे, तो वो खुद अपने हुक्म को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, रिव्यू करके दुरुस्त कर सकता है। अपने ही हुक्म को रिव्यू करके जो दुरुस्त करना है वो बेसिकली इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद है बेटा पार्ट 3 जो है वो रिवीजन है, यानी नजरसानी बालादस्त अथॉरिटी की जानिब से। रिव्यू तो था कि खुद उसने देखा, रिवीजन है कि जो हायर अथॉरिटी है ना वो इसको देखे। रिवीजन का मतलब है कि जब कोई हायर अथॉरिटी, आला अफसर जो है किसी फैसले को कानूनी नुक्ता नजर से जो है चेक करेगा, चाहे अपील फाइल ना ही की गई हो, तब भी मेरा बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, रिवीजन कहेंगे। रिवीजन मींस हायर अथॉरिटी चेक द लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर इवन इफ नो अपील इज फाइल। कोई अपील फाइल भी ना की गई हो तब भी जो है वो रिवीजन पॉसिबल है। यूजुअली डन बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर। इसको जो है अमूमन ये अख्तियारात किनके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर के पास होते हैं। वो देखते हैं कि फैसला कानून के मुताबिक हुआ है या नहीं। दे सी वेदर द लॉ वाज प्रॉपरली फॉलोड और नॉट। मैं अगर एग्जांपल दूं, सपोज करते हैं अगर कलेक्टर कोई ऐसा फैसला दे जो कानून के खिलाफ हो, तो कमिश्नर खुद रिकॉर्ड मंगवा कर फैसला रिवाइज कर सकता है। चाहे मुतासरा जो फरीक है वो क्या करे, वो अपील दायर ना भी करे, तब भी जो है वो कमिश्नर उस फैसले को मंगवा कर जो है वो रिवील कर सकता है, देख सकता है। पार्ट 4 जो है बेटा प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ अपील्स, रिव्यूज एंड रिवीजन से मुतालिक। ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये तीनों तरीके के इंसाफ के लिए जो है ये एक सेफ गार्ड फ्राहम करता है। ये बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस मुहैया करता है। और ये जो बेसिक चेक एंड बैलेंस है ये प्रोटेक्ट द पार्टीज अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड इनजस्टिस। ये फ्रीकैन को गलती या नाइंसाफी से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गलती या नाइंसाफी से जो है बचाते हैं। इंश्योर डिसीजन फॉलो द लॉज एंड फेयरनेस। और ये यकीनी बनाते हैं कि फैसले जो है कानून और इंसाफ के मुताबिक हैं और इसमें किसी की जो है वो हक तलफी नहीं हुई है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहूं बेटा, तो अपील का मतलब क्या है। सपोज करें एक टीचर ने कोई पेपर जो है गलत चेक किया, तो फिर एक जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, तो वो प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल जो है उसको अपील करता है कि जी देखिए मेरा ये सवाल ठीक था और मेरे टीचर ने इसको गलत किया। तो अपील बेसिकली शिकायत है जो लोअर अथॉरिटी की, हम किसको करते हैं, हायर अथॉरिटी को। रिव्यू, अब प्रिंसिपल क्या करेगा, या वही टीचर दोबारा आपके पेपर को देखकर अगर अपनी गलती को दुरुस्त कर ले तो ये रिव्यू है। मिसाल के तौर पर पेपर चेक करते हुए टीचर को लगा कि ये बच्चा तो बड़ा काबिल था, इसकी ये मिस्टेक नहीं हो सकती, इसके इतना कम मार्क्स नहीं आ सकते, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया काउंटिंग वगैरह में। तो फिर वो वापस जाकर जो है जब पेपर को देखता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिव्यू। रिवीजन बेसिकली क्या है कि हायर अथॉरिटी जैसे एजुकेशन बोर्ड है, खुद वो क्या करे, पेपर जो है वो चेक करे कि सब कुछ कानून और इंसाफ के मुताबिक है, किसी बच्चे के साथ जो है वो कोई ज्यादती तो नहीं हुई। चैप्टर नंबर 11 जो है ये बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करता है और इस जस्टिस के 3 सेफ गार्ड्स।
अपील, रिव्यू और रिवीजन। अपील allow the party to change decision before higher officers. Review allow the same officer to correct his mistake. Revision allow higher authorities to check the legality and fairness. तो अपील जो है ये मेरा बेटा बेसिकली जो है ये हायर अथॉरिटीज को लोअर अथॉरिटीज की शिकायत है। रिव्यू अपनी मिस्टेक को अफसर अगर खुद चेक करे तो वो रिव्यू है। और रिवीजन बिना अपील के अगर कोई हायर ऑफिसर जो है प्रीवियस फैसले को चेक करे कि आया कि वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, तो ये किस में आएगा? ये रिवीजन में आएगा। सिंपल वर्ड्स में, दिस चैप्टर इंश्योर द रेवेन्यू जस्टिस इज नेवर फाइनल एट एनी स्टेज। ये चैप्टर हमें बताता है कि रेवेन्यू जस्टिस जो है वो किसी भी स्टेज पर फाइनल नहीं है। इट कैन ऑलवेज बी करेक्टेड थ्रू हायर रिव्यू। इसको हायर रिव्यू के जरिए से जो है वो हर लम्हे ब लम्हा क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। बेटा जो चैप्टर नंबर 12 है ये कॉस्ट, पेनल्टीज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, यानी कि स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है ना, जो हम 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे उनमें है कॉस्ट, अखराजा, पेनल्टीज, सजाएं या जुर्माने, क्रिमिनल प्रोसीजर, फौजदारी कार्रवाई का तरीका। क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब फौजदारी कार्रवाई का तरीका। यानी सादा अल्फाज में मैं ये कहूं कि ये बाब जो है मुझे ये बताता है कि केस के अखराजात कैसे तकसीम होंगे, नाफरमानी या गलत बयानी पर क्या सजा मिल सकती है, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किस तरह क्रिमिनल कोड जैसी पावर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है वो कॉस्ट है। कॉस्ट मीन एक्सपेंसेस ऑफ द केस। कॉस्ट से मुराद वो अखराजात हैं जो केस के दौरान आते हैं, अब द रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑर्डर द लॉसिंग पार्टी टू पे द कॉस्ट। जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो हारने वाले फरीक को हुक्म दे सकता है कि केस के एक्सपेंसेस जो हैं वो अदा करें। अब केस के एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कॉस्ट इंक्लूडिंग, तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? समनिंग विटनेस, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव पार्टीज, यानी कि समनिंग विटनेसेस का मतलब है गवाहों को बुलाने के अखराजात, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है दस्तावेजात तैयार करने के अखराजात, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब यह है कि फ्रीकैन या गवाहों के सफर के जो अखराजात हैं वो सारे के सारे इसी कॉस्ट में आएंगे। मिसाल के तौर पर बेटा अली और बिलाल, अली क्या करता है? बिलाल के खिलाफ झूठा केस दायर करता है और हार जाता है, तो ऑफिसर हुक्म देगा अली को कि वो बिलाल के तमाम अखराजात, तमाम कॉस्ट जो इसमें आई हैं वो क्या करे? वो अदा करे। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है पेनल्टीज। द लॉ गिव पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू इम्पोज कंडक्ट, डिले एंड डिसओबीडियंस पेनल्टी फॉर द गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। यानी कि कानून रेवेन्यू ऑफिसर को अख्तियारात देता है कि वो नाफरमानी या बदसलूकी पर पेनल्टीज जो है वो क्या करें? ऐड करें। अब ये किस बेस पर होंगी? अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो गलत इंफॉर्मेशन देने की बेस पर भी पेनल्टीज जो है वो लागू होंगी। या रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, या कोई बंदा जो है वो क्या करता है? वो पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, वो रिकॉर्ड या दस्तावेजात प्रोवाइड नहीं करता, इस पर भी पेनल्टी होगी। पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग द समन, अगर हाजिरी के नोटिस की खिलाफ वर्जी करता है, समन के नोटिस पर वो हाजिरी नहीं देता, तो इस बेस पर भी क्या होगी? पेनल्टी होगी। तो पेनल्टी जो है वो किन किन कैटेगरीज में आती है? उनमें ये जो मेजर कैटेगरीज हैं, पेनल्टी फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग द समन। तो इन कैटेगरीज में जो है वो पेनल्टी देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर बेटा मैं यूं कहूं कि अगर जो है कोई रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी के हुक्म के बावजूद
जमाबंदी रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं करता, तो जो ऑफिसर है वो हक रखता है कि वो उस पर क्या कर दे, जुर्माना कर दे। अगर कोई जो है रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म पर, पटवारी के हुक्म के बावजूद जो है वो जमाबंदी रिकॉर्ड पेश ना करे, तो ऑफिसर उनको क्या कर सकता है, जुर्माना कर सकता है। तीसरा जो चैप्टर पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर पावर, फौजदारी अख्तियार। रेवेन्यू ऑफिसर में एक्सरसाइज लिमिट पावर लाइक मैजिस्ट्रेट इन सम केसेस। बाज सूरतों में जो रेवेन्यू ऑफिसर को महदूद तौर पर मैजिस्ट्रेट लाइक पावर जो है वो हासिल होती है। यानी क्या मतलब इसका मतलब है दे कैन अरेस्ट और फाइन पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देयर अथॉरिटी। वो अपनी अथॉरिटी की खिलाफ वर्जी, कंटेम्प्ट पर किसी को अरेस्ट या फाइन जो है वो कर सकते हैं। दे में रेफर सीरियस ऑफेंस टू रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स। अगर कोई बड़ा संगीन जुर्म हुआ है तो वो उसे रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में भी भेज सकते हैं। यानी मैं यूं कहूंगा बेटा, अगर कोई शख्स जमीन की तकसीम के दौरान रेवेन्यू ऑफिसर को रोकने या धमकाने की कोशिश करे तो ऑफिसर फौरन क्या करे, कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो है मैजिस्ट्रेट करता है, ताकि अमन और इंसाफ जो है वो क्या रहे, कायम रहे। और पार्ट नंबर 4 जो है बेटा वो इंपॉर्टेंस को बयान किया गया कि ये बात जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये निजाम की इंपॉर्टेंस को बयान करता है। प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स। ये मिस यूज या गलत इस्तेमाल से जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इंश्योर द पार्टीज रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफिसर। ये यकीनी बनाता है कि पार्टीज जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं इनका क्या करें, ये अथॉरिटीज का क्या करें, एहतराम करें। यानी कि फ्रीकैन को रेवेन्यू ऑफिसर की अथॉरिटी का एहतराम करने पर मजबूर करता है। सेव टाइम बाय अलाउइंग द ऑफिसर टू मेंटेन डिसिप्लिन विदाउट गोइंग टू क्रिमिनल कोर्ट्स। वक्त बचाता है क्योंकि छोटी खिलाफ वर्जियों पर फौरन कार्रवाई जो है मुमकिन हो जाती है, बगैर क्रिमिनल कोर्ट्स में बार बार जाने के। तो बगैर क्रिमिनल कोर्ट्स में बार बार जाने के छोटी जो चीजें हैं, छोटे जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यानी अगर बेटा मैं मुख्तसर बताऊं तो यूं कहूंगा, जैसे एक फुटबॉल का रेफरी होता है, तो ये रेफरी मैच के दौरान खिलाड़ियों को क्या करता है, पेनल्टी के तौर पर येलो कार्ड दिखाता है, और येलो कार्ड दिखाकर जो है वो क्या करता है, एक नज़म जो है कायम करने की कोशिश करता है। यानी जो बेसिकली सिस्टम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कॉस्ट और पेनल्टीज लगाकर कार्रवाई को मुनसिफाना और स्मूथ रखते हैं। अगर मैं इस चैप्टर का कंक्लूजन बताऊं, खुलासा बताऊं, तो बेटा इसमें बेसिकली 3 चीजों के ऊपर बात हुई है। कॉस्ट बेसिकली लॉसिंग पार्टी में बेयर द एक्सपेंस ऑफ द केस। हारने वाला फ्रीक केस के अखराजात बर्दाश्त करेगा। पेनल्टीज फाइनल आर पनिशमेंट फॉर फॉल्सहुड और डिसओबीडियंस। झूठ, नाफरमानी या रिकॉर्ड ना देने पर जुर्माना या क्या होगा, सजा हो सकती है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर, रेवेन्यू ऑफिसर जो है कैन एक्ट लाइक मैजिस्ट्रेट इन लिमिटेड केस टू मेंटेन ऑर्डर। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर को महदूद मैजिस्ट्रेट जैसे अख्तियारात जो है वो दिए गए हैं ताकि प्रोसीडिंग जो है वो क्या रहे, मुनज़्ज़म रहे। मुख्तसर यूं कहूं बेटा, ये जो बाब है ये यकीनी बनाता है कि रेवेन्यू प्रोसेस जो है हमेशा डिसिप्लिन, फेयर और रिस्पेक्टेड जो है वो रहे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 13, जो सप्लीमेंट प्रोविजन के बारे में है। देखो बेटा, इसको एक्सपेंड जैसे भी करें तो बाज जगहों पर इसको 15 चैप्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन हमने उन बेसिक चैप्टर्स को देखना है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर नंबर 13 जो है ये सप्लीमेंटल प्रोविजन है। सप्लीमेंटल प्रोविजन में हम बेसिकली क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं कि जो सप्लीमेंटल है ना, इसका मतलब है इजाफी कवायद, एडिशनल रूल्स, जो इस पूरे निजाम को मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे एक इमारत की आखिरी फाइनल टचिंग दी जाती है ना, तो ये बेसिकली क्या है, एक फाइनल टचिंग है। और इस फाइनल टचिंग में जो पार्ट 1 है वो हमें बताता है किसके बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स के बारे में।
जो पार्ट 1 है ये हमें अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके बारे में है। यानी क्या, यानी कि बेटा जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं लाइक कलेक्टर्स, तहसीलदार आर प्रोटेक्टेड व्हेन एक्टिंग इन अ गुड फेथ अंडर द लॉ। रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कलेक्टर हैं या तहसीलदार हैं को उस वक्त कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जब तक वो अपनी ड्यूटी में गुड फेथ, नेक नियति के साथ काम करें। मतलब कहने का ये, इफ दे मेक अ डिसीजन ऑनेस्टली, अगर वो दयानतदारी से फैसला करते हैं, वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, अपना काम सरंजाम देते हुए, दे कैन नॉट बी स्यूड इन द सिविल कोर्ट्स, तो उन पर सिविल कोर्ट में भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो उन पर सिविल कोर्ट में भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मसलन एक तहसीलदार एक नेक नियति से बिलाल का नाम जो है वो जमाबंदी में क्या करता है, लिख देता है। असल में ये जगह जो है वो अली की थी, तो ये एक मिस्टेक जरूर है, लेकिन चूंकि उसने गुड फेथ में फैसला किया इसलिए इस पर जाती सजा या मुकदमा जो है वो नहीं होगा। यानी कि इस पर उनको कोई सजा या मुकदमा जो है वो नहीं होगा। पार्ट 2, पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स, विलेज ऑफिसर्स, even person assisting them are considered public servant under this law। यानी इस कानून के तहत तमाम रेवेन्यू ऑफिसर, तमाम विलेज ऑफिसर्स जैसा कि लंबरदार है, पटवारी है, और इसके अलावा जो है और सब लोग जो उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनको क्या तस्वर किया जाता है, उनको पब्लिक सर्वेंट जो है वो तस्वर किया जाता है। और पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो याद रखिएगा, दिस मीन्स ब्रीबरी, करप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर वर्क इज आ पनिशेबल। हाँ, अगर वो रिश्वत लेंगे, करप्शन करेंगे, रुकावट डालेंगे, तो ये फिर उनके लिए क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो माना जाता है। अगर कोई ऑफिसर जो है वो ब्रीबरी करेगा यानी रिश्वत लेगा, करप्शन करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, रुकावट डालेगा, तो फिर ये क्या है, ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है, इसकी उन ऑफिसर्स को सजा मिलेगी। अगर कोई शख्स पटवारी को रिश्वत देने की कोशिश करे ताकि वो रिकॉर्ड में, जमाबंदी में जो है वो क्या करे, जमाबंदी को गलत लिख दे, तो ये पब्लिक सर्वेंट की करप्शन तस्वुर होगी और कानून के मुताबिक जो है उस पटवारी को क्या होगी, सजा होगी। इसके बाद जो पार्ट 3 है यह है रूल मेकिंग पावर्स। रूल मेकिंग पावर्स, कवायद बनाने का अख्तियार। तो बेटा जो रूल मेकिंग पावर है ना, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक रूल्स फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस एक्ट। यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वो इस एक्ट को लागू करने के लिए क्या करें, इस एक्ट को लागू करने के लिए जो है वो रूल बनाए। और ये रूल कुछ अमूर पर जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो वो अमूर कौन से हैं? These rules may cover preparation of land record, procedure of settlement, recovery of revenue, service of summon and notice। यानी कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, जमीन के रिकॉर्ड की तैयारी, सेटलमेंट प्रोसीजर, महसूली का तरीका, और इसके अलावा रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, महसूल की वसूली, और इसके अलावा नोटिस और तलबी नामे की तरसील जो है, इनको बेसिकली अरेंज करना जो है ये रूल मेकिंग पावर्स के अंदर। मैं यूं कहूं बेटा, हुकूमत ये रूल बना सकती है कि हर सीजनल क्रॉप पर खसरा गिरदावरी जो है वो किस तरीके से अपडेट होगी। हर सीजनल क्रॉप के ऊपर खसरा गिरदावरी जो है वो किस तरीके से जो है वो अपडेट होगी। अब आमतौर पर नोटिस अंडर दिस एक्ट में प्रॉपरली सर्व्ड द पार्टीज। इस एक्ट में हर पार्टी को क्या जाएगा, प्रॉपरली जो है वो नोटिस भेजा जाएगा, और ये नोटिस जो है ये तहैया करेगा कि बेसिकली उनकी जो पोजीशंस हैं उनको डिटरमाइन करेगा। मेथड इंक्लूड पर्सनल डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट और अफेक्सिंग नोटिस ऑन द लैंड और हाउस। तो ये जो नोटिस हैं ये किसी भी चीज से मुतालिक हो सकते हैं। ये उनकी जमीनी कास्ट से मुतालिक भी हो सकते हैं,
इसके अलावा जो है ये नोटिस जो है किसी लैंड या हाउस से मंसूब भी हो सकते हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोवेंशन की बात करूं तो रेजिडेंशियल प्रोवेंशन जो है ये एनी मैटर आर नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन अर्लियर चैप्टर्स कैन बी मैनेज थ्रू दीज सप्लीमेंट्स। यानी हर वो मैटर जो बेसिकली बाकी किसी जगह पर कवर्ड नहीं हुआ, यानी कि अगर कोई अभाम, कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो उनको जो है यहां पर क्या करना, कवर करना, सो दैट दिस इंश्योर नो गैप रिमेन इन द लॉ, ताकि लॉ के अंदर कोई जो है वो गैप, कोई जो है वो डिस्टेंस बाकी ना रहे। मैं अगर यूं कहूं बेटा इसका खुलासे के तौर पर कि चैप्टर नंबर 13 सप्लीमेंटल प्रोविजन जो है ये हमें देता है गिव फाइनल सपोर्टिंग रूल्स ऑफ एक्ट। ये हमें जो है रेवेन्यू ऑफिसर को अमूमन इसके जरिए से प्रोटेक्शन मिलती है इन गुड फेथ, यानी रेवेन्यू ऑफिसर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है ताकि वो बेखौफ होकर कानून के मुताबिक काम करे। रेवेन्यू स्टाफ ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट, तमाम विलेज ऑफिसर और रेवेन्यू को पब्लिक सर्वेंट्स का दर्जा दिया गया है ताकि इनके खिलाफ रिश्वत और करप्शन के जो केसेस हैं वो क्या कर सकें, वो चल सके। इनके खिलाफ रिश्वत और करप्शन के केसेस जो हैं वो चल सके। गवर्नमेंट एंड बोर्ड रेवेन्यू एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हुकूमत रूल मेकिंग पावर्स दी गई हैं ताकि निजाम वक्त के साथ जो है साथ साथ क्या हो, बेहतर और वाज़ेह होता रहे। अगर मैं अपनी बात को जो है प्रॉपर सर्फेस फॉर द नोटिस, अगर मैं अपनी बात को जो है मैं एक लाइन में वाइंड अप करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये एक्ट जो है ये फाइनल सेफ गार्ड है जो निजाम को महफूज, मुअत्तबर और काबिल अमल जो है वो बनाता है। यानी इसमें लोगों को बेसिकली हर तरह की वो रेजिडेंशियल पावर्स हों, वो प्रॉपर सर्विसेज ऑफ नोटिस हों या रूल्स मेकिंग पॉलिसीज हों, तो उनको असेंबल करने में, अरेंज करने में जो है ये लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 3 बेसिकली एक्ट का। उम्मीद करता हूं आपको जो है वो पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद आप कौन सी वीडियो के अंदर जो है, कौन से लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हमें आगाह कीजिए, हम उस पर भी फिल फॉर जो है वो लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो पार्ट 4 आने वाला है लेक्चर का वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि किस तरह से इस एक्ट से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको समझने के लिए पहले आपको इन तीनों के तीनों पार्ट्स पर अच्छी खासी जो है स्ट्रॉन्ग गिरफ्त का होना जरूरी है। फिर आप वो क्वेश्चन समझेंगे ना, उनके जो आंसर्स हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि वहां पर हम फिर ब्रीफ डिस्कशन में तो नहीं जाएंगे, हम जस्ट क्वेश्चंस और फिर उनका मंसूब आंसर जो है उसका मुख्तसरन जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच।